वही हड्डी चटकने की आवाज़ जो उसकी गर्दन मोड़ते हुए आई थी, वही वापस से रूप सिंह को सुनाई दी। उसकी हथेली की उंगलियां बहुत बड़ी और टेढ़ी मेढ़ी थी, नाखून काले और बड़े थे और उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। अप्सरा ने अपनी हथेली रूप सिंह के सीने पर रखी और पूछा, बोल, निकाल लूं तेरा दिल बाहर, खा जाऊं तेरा दिल। रूप सिंह गड़गड़ाने लगा। नमस्कार दोस्तों, कहो कहानी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी मेरे साथ। आज की कहानी हमें भेजी है सुयश जी ने। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना वक्त ज़ाया किए मैं कहानी शुरू करता हूं। उस दिन रूप सिंह और मैं मिट्टी ढूंढ रहे थे। मैं रूप सिंह को बता रहा था, मूर्तियाँ, बचपन से ही मुझे मूर्ति बनाने का बड़ा शौक था। ये शौक और मूर्ति बनाने का हुनर मुझे विरासत में मिला था मेरे दादाजी से। मेरे दादाजी बहुत बड़े मूर्तिकार हुआ करते थे। उनसे ही मैंने मूर्तियाँ बनाना सीखा था। मूर्तियाँ बनाना कोई आसान काम नहीं है। सबसे पहले जिस किसी की भी जैसी भी मूर्ति बनानी है, उसकी एक छवि को अपने दिमाग में सोचना पड़ता है। मन में ही एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। फिर मूर्ति के लिए एक बढ़िया मिट्टी की तलाश करनी पड़ती है, जैसी कि आज हम कर रहे हैं। और फिर उस मिट्टी को मूर्ति के लिए तैयार करना पड़ता है। अगर मिट्टी सही ना हो, या फिर उसको अच्छे से बारीक ना किया हो, या पानी कम या ज़्यादा हो, तो मूर्ति की बनावट बिगड़ सकती है या उसमें दरारें आ सकती हैं। इसके बाद मूर्ति का ढांचा तैयार किया जाता है और उसके बाद मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं, बड़ी ही बारीकी से। ऐसा लगना चाहिए कि मूर्ति कोई बेजान मूर्ति नहीं, उसमें जिंदगी हो और आखिर में उसमें रंग भरे जाते हैं। यही तो उसको जिंदा रखते हैं। ये सब मैं अपने नौकर रूप सिंह को बता रहा था। रूप सिंह और मैं उत्तराखंड में पहली बार आए थे। वैसे मैं जयपुर में रहने वाला हूँ। उत्तराखंड में एक मूर्तियों का एग्जीबिशन होने वाला था, जहाँ मैं अपनी मूर्तियों को प्रदर्शित करने वाला था। मैं अपनी कला और मूर्तियों से कुछ ज़्यादा ही प्रेम करता था, इसलिए ही जयपुर से यहाँ तक मूर्तियों को लाना मुझे ठीक नहीं लगा। कहीं लाने ले जाने में मूर्तियों में हल्की सी भी खरोच या टूट फूट ना हो जाए, इसी बात का मुझे डर था। तो मैंने सोचा कि प्रदर्शनी से पहले ही वहाँ किसी किराए के मकान में जाकर रह लूँगा और वहीं मूर्तियाँ बनाऊँगा। ये जगह भी तो कितनी सुंदर है, तो एक नए सुंदर माहौल में और भी अच्छी मूर्तियाँ मैं बना सकूँगा। यही सब मेरे दिमाग में था, पर क्या पता था कि मेरे साथ ये दुर्घटना हो जाएगी। रूप सिंह को मैं अपने मदद के लिए हमेशा साथ ही रखता था। 25 साल की उम्र में ही मेरा खुद का एक मूर्तियों का शोरूम था और कई सारे अवार्ड मैंने अपने इस हुनर के लिए जीते थे। उत्तराखंड आकर हमें काफ़ी कम किराए पर ही एक अच्छा फार्म हाउस मिल गया था। वो घर शहर से दूर और भीड़ भाड़ से भी दूर था। ऊपर से यहाँ का माहौल भी काफ़ी अच्छा था। उस फार्म हाउस के पीछे ही हमें मूर्तियों के लिए एक बढ़िया मिट्टी मिल गई। मैं और रूप सिंह ने वहाँ से मिट्टी खोदी और एक बोरे में भरकर फार्म हाउस पर ले आए। मैंने अगले दिन से ही मूर्ति बनाना शुरू कर दिया था। इस बार मैं एक लड़की की मूर्ति बना रहा था। मेरा मन था कि इस मूर्ति को मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि वो मूर्ति ना लगकर इस दुनिया की सबसे हसीन लड़की लगे। सुबह से ही शाम हो गई थी और शाम से रात के 10 भी बज गए थे। मैं मूर्ति बनाने में इतना मन से लगा हुआ था कि उस दिन मुझे रात के खाने का भी ध्यान नहीं रहा। खैर, मैंने उस दिन मूर्ति का ढांचा तैयार कर ही लिया। अगले दिन मैं बाकी बचा मूर्ति का काम करने के लिए उस कमरे में गया जहां मैं मूर्ति बना रहा था। तो मुझे देखकर बड़ी हैरानी हुई कि मूर्ति वहां नहीं थी। मैंने रूप सिंह को पूछा तो उसको भी नहीं पता था कि मूर्ति कहाँ है। तभी मेरी नज़र फर्श पर पड़ी। फर्श पर मिट्टी गिर गिर के एक लाइन सी बनी थी
हम दोनों उस मिट्टी की लाइन को अनुसरण करते हुए बढ़ते चले गए। चलते चलते हम तहखाने तक पहुंच गए। जब हम दोनों तहखाने में पहुंचे तो ये देखकर हम हैरान थे कि वो मूर्ति वहीं थी। हम दोनों को समझ नहीं आया कि ये मूर्ति यहाँ कैसे आ गई। फिर मैंने मन ही मन में सोचा कि कल मैं पूरे दिन काम कर रहा था, फिर शायद मैं ही इसे यहाँ ले आया होऊंगा, और थकान की वजह से मुझे ये बात याद नहीं रही। मैं और रूप सिंह वापस से उस मूर्ति को उसी कमरे में ले आए। उस मूर्ति को बनाने का मुझे जैसे जुनून ही चढ़ गया था। मैं वापस से उस मूर्ति को बनाने में लग गया। शाम तक में मैंने मूर्ति को अच्छे से बना लिया था। एक एक बारीकी का ध्यान रखा था मैंने। अगली सुबह मैं जागते ही वापस मूर्ति के पास आ गया। मैं उस मूर्ति को देखकर मदहोश सा होने लगा था। वो मूर्ति बहुत सुंदर बनी थी। लग रहा था जैसे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की मेरे आगे खड़ी हो। तभी अचानक उस मूर्ति की आंखें मेरी तरफ घूमी और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। ये देखकर मैं चौंक गया, पर अगले ही पल जब मैंने देखा तो वो मूर्ति अपनी स्थिति में ही थी। मैंने मन में कहा, शायद मैं दिन रात मूर्ति बनाने से कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ, तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। खाना खाने के बाद मैं वापस मूर्ति का बाकी बचा काम यानी उसका रंग रोगन करने में लग गया था। शाम तक काम पूरा हो चुका था और मूर्ति बनकर तैयार थी। रूप सिंह वही कमरे में था। मूर्ति देखकर वो भी कहने लगा, वाह मालिक, आपके हाथों में तो जादू है। मूर्ति नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे कोई अप्सरा आकर सामने खड़ी हो। तो चलो इसका नाम अप्सरा ही रख देते हैं। मैंने रूप सिंह की बात का जवाब दिया। इसके बाद रूप सिंह अपने काम करने के लिए जा चुका था, पर मुझे जाने क्या हुआ था, मैं उस मूर्ति को बस देखे जा रहा था। लगभग 2 घंटे बाद रूप सिंह वापस आया और उसने कहा, मालिक, आप अभी तक यहीं हैं? आपने हाथ मुंह नहीं धोए? आप हाथ पांव धोकर आइए, मैंने खाना लगा दिया है। खाना खाकर मैं सोने चला गया। कुछ घंटे बाद मेरी नींद खुली। कमरे के बाहर मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, तो मैं कमरे के बाहर आया, पर बाहर कोई नहीं था। ना जाने मुझे क्या सूझा, मैं अप्सरा यानी उस मूर्ति को देखने उस कमरे में गया, पर मूर्ति वहाँ नहीं थी। ये देखकर मैं बेचैन हो गया। मैं उसे घर में ढूंढने लगा। अचानक लाइट चली गई, पर मैं मूर्ति न मिलने की वजह से बहुत बेचैन था। तो मैं मूर्ति ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते मैं घर के बरामदे में आ गया। यहाँ मैंने एक लड़की के साये को दरवाजे की तरफ जाते देखा। मैंने पीछे से आवाज़ दी, कौन है, कौन है वहाँ? वो लड़की मेरी तरफ मुड़ी और मेरे पास आने लगी। जब वो मेरे पास आई तो ये देखकर मेरे पांवों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई कि वो लड़की और कोई नहीं, अप्सरा यानी मेरी बनाई मूर्ति ही थी। मैं डर से कांपने लगा और हकलाते हुए बोला, तो तुम, ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैं कब से आपको ही तो ढूंढ रही थी। तभी वहाँ किसी के आने की आहट हुई। अचानक ही वो मूर्ति यानी अप्सरा वहाँ से गायब हो गई। रूप सिंह वहाँ आ गया था। मुझे देखकर बोला, साहब जी, आप सोए नहीं अभी तक? मैंने उसको कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो मैंने देखा वो क्या था। फिर मैंने सोचा शायद मैं नींदों में था और सपना देख रहा था। मैं वापस कमरे में आकर सो गया। उस रात मुझे बार बार एहसास होता रहा कि मेरे कमरे में कोई है, पर मैंने डर से आँख ही नहीं खोली और थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। अगली सुबह मैं जागते ही मूर्ति वाले कमरे में गया। वो मूर्ति वहीं थी, पर आज वो और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मैं बस उस मूर्ति को देखे ही जा रहा था। मैं वहीं उस मूर्ति के पास बैठ गया। उस मूर्ति को मैंने 5 फीट 3 इंच का बनाया था और ख्याल रखा था कि उसके बदन को बनाने में कोई कमी न रह जाए। मैं उस मूर्ति को बस एक टक देखे जा रहा था और उससे बातें कर रहा था। काश तुम कोई मूर्ति ना होकर असल लड़की होती तो मैं तुमको दिल दे बैठता, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर देता, तुमको अपना बनाता। तभी मुझे एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, मैं आपकी ही समझती और आपकी जिंदगी तो मैं मेरी होंगी।
ये सुनकर मैं चौंक गया। मैं उस मूर्ति के थोड़ा करीब गया, पर वो तो बस मूर्ति ही थी। ऐसे ही दिन ढल गया था। 5 दिन बाद एग्जीबिशन होनी थी। शाम को खाना खाने के बाद मैं उस मूर्ति के पास आया और उसके हाथ को चूमकर कहने लगा, गुड नाइट अप्सरा। अचानक ही उसका हाथ एक लड़की के हाथ में बदलने लगा। देखते ही देखते वो पूरी मूर्ति एक लड़की में बदल चुकी थी। ये देखकर मैं डर गया और मैं वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो कहने लगी, कहाँ जा रही हैं आप? मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे आपने ही बनाया है। मैं आपकी अप्सरा हूँ। एक बार मेरी तरफ देखिए, मेरी आंखों में देखिए। आपको अपने लिए बहुत प्यार दिखेगा, बहुत सारा प्यार। न जाने क्यों मैं उसकी तरफ मुड़ गया और उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में देखकर मुझे जाने क्या हुआ। मैंने जैसे खुद को उसको समर्पित कर दिया था। उसकी वो भयानक आवाज़ भी अब जैसे मुझे सामान्य लगने लगी थी। मैं कई घंटों तक वहीं रहा। रूप सिंह जब मुझे बुलाने आया तो मैंने उसको ही डांट कर कहा, तुम बेवकूफ़ हो क्या? जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे डिस्टर्ब मत करना। रूप सिंह को मेरा ये व्यवहार बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मेरा व्यवहार उसके साथ हमेशा से ही बहुत प्यार भरा रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कब मैं अप्सरा से बात करते करते वहीं ज़मीन पर सो गया। रात के करीब 12 बज रहे होंगे। रूप सिंह रसोई से मेरे कमरे की तरफ गया। उसने देखा मैं कमरे में नहीं हूँ, इसलिए वो वहीं मूर्ति वाले कमरे की तरफ बढ़ा। तभी उसको एहसास हुआ कि कुछ सरकता हुआ उसके पीछे से गुजरा है। रूप सिंह ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। रूप सिंह आगे बढ़ने लगा तो फिर उसको एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है। वो पीछे मुड़ा और थोड़ा तेज आवाज़ में बोलने लगा, कौन है? कौन है यहाँ? तभी उसने देखा वो मूर्ति हवा में उड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही है। ये देखकर वो घबरा गया और धड़ाम से फर्श पर गिर गया। उस मूर्ति की पीठ रूप सिंह की तरफ थी। तभी देखते ही देखते वो मूर्ति एक लड़की के रूप में बदल गई और उसने अपने बदन को तो नहीं मोड़ा, अपनी गर्दन को बिल्कुल पीछे रूप सिंह की तरफ मोड़ दिया। रूप सिंह डर से पसीने पसीने हो रहा था। अप्सरा ने कहा, मेरे और सुयश के बीच में अगर आने की तूने कोशिश की तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तुझे मार डालूंगी। जो भी बीच में आएगा उसको नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। सुयश मेरा है और मैं उसको ले जाकर ही रहूंगी। अप्सरा ने बिना मुड़े ही अपना हाथ रूप सिंह की तरफ मोड़ा। वही हड्डी चटकने की आवाज़ जो उसकी गर्दन मोड़ते हुए आई थी, वही वापस से रूप सिंह को सुनाई दी। उसकी हथेली की उंगलियां बहुत बड़ी और टेढ़ी मेढ़ी थी। नाखून काले और बड़े थे और उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। अप्सरा ने अपनी हथेली रूप सिंह के सीने पर रखी और पूछा, कौन? निकाल लूं तेरा दिल बाहर, खा जाऊं तेरा दिल। रूप सिंह गड़गड़ाने लगा, नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नहीं, मुझे जाने दो, छोड़ दो, मुझे जाने दो। अप्सरा हंसने लगी और फिर गायब हो गई। रूप सिंह वहां नहीं रुका और फौरन उस घर से भागते हुए बाहर निकल गया। यहाँ मेरी हालत खराब होती जा रही थी। मैं बस उस मूर्ति के पास बैठा रहता और उससे बातें करता रहता। मैंने खाना पीना छोड़ दिया था और कमज़ोर होता जा रहा था। 2 दिन हो चुके थे। इन 2 दिनों में मैं सोया भी नहीं था। उस मूर्ति यानी अप्सरा का जादू इस कदर मुझ पर चढ़ा था कि मुझे होश ही नहीं रहा। उस दिन रात के करीब 1 बज रहे थे। अचानक अप्सरा बहुत भयानक आवाज़ें निकालने लगी। उसका चेहरा काला पड़ चुका था और उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थी। वो बहुत बेचैन होने लगी थी। घर में कुछ मंत्रों की आवाज़ गूंज रही थी और ये मंत्र जिस इंसान की आवाज़ में थे वो आवाज़ मेरे पिताजी की थी। थोड़ी ही देर बाद मेरे पिताजी कमरे के अंदर आ गए। उनके कमरे में आते ही अप्सरा चिल्लाने लगी। मेरे पिताजी के हाथ में एक लकड़ी का डंडा था जो आगे की तरफ से नुकीला था। उस लकड़ी के डंडे पर कुछ काले और लाल धागे बंधे हुए थे। असल में रूप सिंह ने यहाँ से जाकर सब कुछ मेरे पिताजी को बता दिया था और मेरे पिताजी ने
वो सब जयपुर के एक पहुंचे हुए पंडित जी को बताया था। उन्होंने ही उस मूर्ति से मुझे बचाने का उपाय बताया था। पंडित जी ने बताया था कि जरूर वो मूर्ति जिस मिट्टी से बनाई गई है वो श्रापित है। जहाँ से उस मूर्ति के लिए मिट्टी को लाया गया, आप लोग उस जगह पर ढूंढिए, उस जगह को खोदिए, आपको कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो सही नहीं होगा। जब पिताजी ने पूछा कि ऐसा क्या मिलेगा, तो पंडित जी ने कुछ नहीं बताया और कहा, जो कुछ भी आपको मिले बस उसको जला दीजिएगा, और ये गंगा जल जलाने के बाद जो राख वहाँ बचे उस पर छिड़क देना। इसके अलावा उन्होंने एक अभिमंत्रित धागे से बंधा एक लकड़ी का डंडा दिया और कहा, ये डंडा उस मूर्ति के सीने में आपको घुसा देना है, जिससे वो मूर्ति बिखर जाएगी। अब आप जल्दी करें, आपके बेटे के पास समय कम ही बचा है। इसके बाद रूप सिंह और पिताजी सबसे पहले उस जगह पर गए जहां से रूप सिंह और मैं मिट्टी लाए थे। रूप सिंह ने उस जगह को खोदना शुरू किया। काफ़ी खोदने के बाद हमें वहां एक कंकाल पड़ा मिला। उस कंकाल पर किसी लड़की के कपड़े थे। रूप सिंह ने आसपास के लोगों से सुना था कि जिस घर में सुयश और रूप सिंह रहने आए हैं वो सालों से बंद था और उनसे पहले एक लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। उस लड़की की उम्र कोई 22 साल की थी। एक दिन उसके पिताजी को और उसकी माँ को शहर से बाहर जाना पड़ा था और उसी दिन शहर के कुछ दबंग लड़कों ने उसका उसी के घर में रेप किया था और उसको मार दिया था। उसकी लाश कभी किसी को नहीं मिली। वो लड़के पकड़े जाते उससे पहले ही उन लड़कों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। रूप सिंह समझ गया था कि ये उसी लड़की का कंकाल है। पिताजी ने जल्दी से उस कंकाल पर कुछ सूखी लकड़ियां डाल दी और आग लगा दी। फिर उसकी राख पर गंगा जल छिड़क दिया। इसके बाद वो यहाँ घर में आ गए थे। उसके कंकाल को जला देने के बाद और गंगा जल की वजह से अब उस मूर्ति में वो ताकत नहीं बची थी। पिताजी उस मूर्ति की तरफ बढ़े और साथ लाई हुई लकड़ी उसके सीने में घुसा दी। लकड़ी के घुसते ही वो मूर्ति बिखर कर मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई थी। मैं भी वापस होश में आ चुका था। मुझे याद ही नहीं था कि 2 दिन में मेरे साथ क्या क्या हुआ था। वो तो रूप सिंह ने मुझे सब बताया। इसके बाद रूप सिंह ने उस मिट्टी को इकट्ठा किया और उस मिट्टी को वापस घर के पीछे वाली जगह पर ही डाल दिया और फिर ऊपर से तुलसी के और नीम के पेड़ लगा दिए। दोस्तों, मैं तो बच गया था, पर मैं इसके बाद ये जान गया था कि किसी भी अनजान घर में रहने से पहले उस घर के बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट में बताइएगा।